अभी मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। जब एक रोज़ स्कूल जा रही थी तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आ गई। मैं जल्दी से सामने वाली दुकान के अंदर चली गई। दुकान मालिक ने मुझे पीछे स्टोर में बिठा दिया। बाहर बारिश के गिरने की आवाज़ आ रही थी, लगता था, और तेज़ बरसने लगी है। अचानक बिजली चली गई और स्टोर में अंधेरा हो गया। हीटर भी बंद हो गया। तभी एक शख्स आया और कहने लगा, मैं अभी लाइट ठीक करता हूँ। मैंने शुक्र किया। वो दरवाजे तक गया ही था कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, वो मेरे करीब आ चुका था। तभी उसने एक हाथ मेरे मुंह पर और दूसरा हाथ मेरी सलवार। जिंदगी बहुत ही अजीब है। अक्सर कुछ न होते हुए भी उसके अंदेशे नींद हराम कर देते हैं। मेरे सर पर बाप का साया ना रहा था। तभी माँ रोज़ जताती थी कि बेटी अपनी बेवा माँ की लाज रखना, भूलकर भी सीधे रास्ते से ना भटकना, कोई ऐसा कदम ना उठाना जो मेरे लिए मौत का पयाम साबित हो। मैं तो सीधी साधी अच्छी लड़की थी, नेक चलन, फिर न जाने क्यों अम्मा मुझको ऐसी बातें सुनाती थीं। बाजी से तो ऐसी बातें अम्मी नहीं कहती थीं। खुदा जाने क्यों मुझी को अपने अंदेशे सुनाती। शायद इसलिए कि बाजी घर में रहती थी और मैं स्कूल में पढ़ती थी। हालांकि मैंने कभी किसी लड़के को लिफ्ट नहीं कराई थी। वालिद के फौत होने के बाद रखी हुई जमा पूंजी खत्म हो गई तो बाजी ने माँ से कहा कि मैं मुलाजमत तलाश करती हूँ, लेकिन उन्होंने इजाज़त न दी। हालांकि मेरी बहन ग्रेजुएशन कर चुकी थी, मगर माँ को ज़माने से इतना खौफ था कि हम भी उनकी बातों से खौफजदा हो जाते थे। ये तो मामू की हिम्मत थी कि मैं पढ़ रही थी, वरना तो मेरी वहमी माँ वालिद की वफ़ात के बाद मुझको स्कूल से भी हटा लेती। हमारे मामू बहुत अच्छे थे। वो हमारे हमदर्द और मेरी माँ से मोहब्बत करते थे। माँ ने उनसे कहा कि खर्चे की तंगी है, लेकिन समरीन को नौकरी कराने से डरती हूँ। ज़माना ख़राब है, घर से भी कदम निकालें तो ना जाने क्या हो जाए। मामू बोले, आपा मैं हूं ना, क्यों फिक्र करती है। बेशक समरीन को नौकरी ना कराएं, मैं हर माह आपको खर्चा देता रहूंगा। आप बस बच्चियों को उनके घर का करने की फिक्र करें। मामू कोई ज्यादा अमीर आदमी ना थे, मुलाजमत करते थे, माकूल तनख्वाह थी। वो अपने बच्चों का पेट काटकर हर माह खर्चे के लिए मेरी वालिदा को रकम देते। उस रकम से यूं तो हमारे रोज़ो शब्द इज्जत से गुजर रहे थे। हमने अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को दबा लिया था कि रोजी रोटी पूरी होती रहे। इजाफे चीज़ों का क्या करना कि जिनके बगैर भी हम सांस ले सकते थे। मेरी एक क्लास फेलो जो जमात में मेरी हमनासिस्ट भी थी, एक दिन कहने लगी कि तुम ये खत अपने पास रख लो, बाद में ले लूंगी, मैं इसे अपनी बहन से छुपाना चाहती हूँ। मैंने खत लेकर अपनी कॉपी में रख लिया। ना तो पूछा किसका है और ना ही उसको खोलकर पढ़ा। ये मेरी सहेली की अमानत थी। हमारे घर के सामने शरीफ की दुकान थी, उसको हमारे हालात का इल्म था, लिहाजा हम लोग उससे उधार पर भी सौदे मंगवा लेते थे। वो खाते में लिख देता और जब मामू पैसे देते उसका कर्जा दे दिया करते। उसकी दुकान पर सभी अशिया मिलती थी। एक तरफ से वो जनरल स्टोर भी था। एक कोने में उसने स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ था। मुझे जब रजिस्टर्ड, कॉपी, पेंसिल, बाल, पेन वगैरह की ज़रूरत पड़ती, करीब होने के सबब उसकी दुकान से खरीद लिया करती थी। उस रोज़ मुझे कॉपियाँ खरीदनी थी। कॉलेज से सीधी उसकी दुकान पर चली गई तो वह खत जो मेरी कॉपी में रखा हुआ था वहीं गिर गया। मुझे पता नहीं चला। अगले रोज़ कॉलेज गई तो खत मेरी सहेली ने मांगा। मैंने काफ़ी निकाली, खत उसमें नहीं था। सब कापियों को देख लिया, ना मिला। बहुत परेशान हुई, उससे माजरत की कि शायद घर पर रह गया है, कल ला दूंगी। कॉलेज से सीधी शरीफ की दुकान पर गई, उससे पहले कि खत के बारे में पूछती। उसने खुद ही कहा कि कल आप गिरा गई थी, ये लीजिए अपनी अमानत। ये कहकर उसने तय किया हुआ कागज़ मुझे दे दिया। घर आकर मैंने खत को खोला कि देखूं किसका है और इसमें क्या लिखा है। सोच यही थी, यकीनन उसे शरीफ ने भी पढ़ा होगा। क्या खबर इसमें कोई ऐसी वैसी बात लिखी हो। जब कागज़ को खोला तो ये देखकर गुस्सा आ गया कि शरीफ ने खत बदल दिया था। उसने मेरे नाम खत लिख दिया था, जिसमें बड़े मोहब्बत भरे किस्म के जुमले लिखे थे और मेरी तारीफ भी की गई थी। शरीफ के इस हरकत पर काफ़ी दिन परेशान रही, मगर उसकी दुकान पर ना गई। वो खाता अलबत्ता मेरी कॉपी में रखा था। सहेली को तो सारा हाल बताकर माजरत कर ली, लेकिन बाजी क्या करती, जिन्होंने मेरे कमरे की सफाई करते हुए कॉपी से खत निकाल लिया था। अब वो मुझको धमकाती थी कि तेरा ये खत मैं मामू को दिखा दूंगी। मामू से मैं बहुत डरती थी, लिहाजा अगले रोज़ मुझे शरीफ की दुकान पर जाना ही पड़ा।
मैंने उसे कहा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। अब तुम्हारा खत बाजी के पास है और जब मामू आएंगे वो उनको ज़रूर दिखाएंगी। बजाय परेशान होने की वो हंसने लगा। बोला, बस इतनी सी बात पर घबरा गई हो। परेशान न हो, तुम्हारी बाजी ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगी। वो महज धमका रही है। बहरहाल क्या करती, उसकी झूठी तसल्लियों पर उसको बुरा भला कहकर आ गई। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी, मगर मेरा गुस्सा कम न हुआ। काफ़ी दिन उसके बाद मैं शरीफ की दुकान पर ना गई, लेकिन फिर ज़रूरत की चीज़ों की खातिर जाना ही पड़ा, क्योंकि घर के नज़दीक यही एक दुकान थी। दुकान पर दोबारा जाने से झिझक टूट गई। उसने भी माफ़ी मांग ली थी और मेरी सहेली वाला खत भी दे दिया। मैंने दिल साफ कर लिया। ये भी मजबूरी थी कि सौदा उधार इसलिए लेते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि एक पैसा घर में ना होता और मेहमान आ जाते तो मैं दौड़कर जो सामान दरकार होता ले आती। उसने उधार सलफ सौदा देने पर भी इनकार नहीं किया था। वो मुझे अच्छी लड़की समझता था और मैं भी उसको अच्छा इंसान समझती थी। कभी उसने बदतमीज़ी वाली कोई बात ही ना की थी। शायद उस खत में कुछ ऐसा लिखा होगा कि उसको ये ज़रूरत हुई कि सलमा के मोहब्बत नामे आते हैं। मैं भी क्यों ना लिख दूं? बाद में मैंने उसे बता दिया था कि मेरा नहीं, मेरी सहेली का खत था, तो उसने गालिबन यकीन कर लिया, क्योंकि अब वो पहले जैसा सीधा सादा शरीफ बनकर पेश आने लगा था। मेरी मंगनी मामू ने अपने एक रिश्तेदार के लड़के मुदस्सर से बचपन में कर दी थी। दरअसल मंगनी बहुत खामोशी से हुई थी। हत्ता के वालिदा ने पड़ोसियों को भी नहीं बुलाया था। उनका ख्याल था कि बावेला करने से मंगनियां टूट जाती है, लिहाजा तभी बुलाएंगे जब शादी का मौका आएगा। मेरी मंगनी का इल्म शरीफ को भी नहीं था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा कि ईद का मौका है, जी चाहता है कि तुमको कोई तोहफा दूं, क्या कबूल कर लोगी? नाराज तो ना होगी? उसने यह बात इस तरह ले जाकर कहीं कि मैंने कह दिया, अच्छा दे दो, मैं नाराज ना होंगी। कहने लगा कि वादा करो कि नाराज ना होगी। अरे भाई, तोहफे में नाराज होना कैसा? अगर कोई ले तो ठीक, वरना ना ले, नाराजगी का क्या जिक्र? तब उसने कहा, अच्छा अपनी कलाई आगे लाओ। मैंने कलाई आगे कर दी। बुर्का पहने हुए थी। उसने बुर्के का बाजू जरा सा कलाई से हटाया और जलता हुआ सिगरेट यूं उसकी उंगलियों में था, मेरी कलाई में गाड़ दिया। मैं बलबला उठी, मगर उसने उस वक्त तक मेरा हाथ न छोड़ा जब तक सिगरेट कलाई की खाल में ना उतर गया। अगर दुकान में उसका नौकर मौजूद ना होता तो शायद मैं चीख पड़ती, मगर अपनी रुसवाई के डर से जब्त किया और आंसू पी लिए। वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, मेरी खातिर तुमने दर्द सहा है। यह मेरी ऐसी निशानी है जो कभी न मिटेगी। इसे देखकर मुझको हमेशा याद रखोगी। उसके मुलाजिम की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे कुछ न कहा कि इस बात को अगर वो बाहर के लोगों से बयान करता तो मेरा भी नाम लेता और मैं अपनी बदनामी ना चाहती थी। सोचा, बाद में जब शरीफ दुकान पर अकेला होगा उसकी खबर लूंगी। कलाई पर जलन की वजह से मैं वहां 1 मिनट ना रुक सकती थी। घर आकर खूब रोईं और दिल का गुबार निकल गया और रात भर इस बार सोचती रही कि शरीफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जूं जूं सोचती जाती थी, उतना गुस्सा कम होता जाता था। न जाने क्यों मुझको एहसास हो गया कि वो चुप रहता है, लेकिन चुपके चुपके मुझसे मोहब्बत करता है। मोहल्लेदार था, अम्मी की इज्जत करता था, इसलिए कुछ नहीं कहता था। जबान से अपनी मोहब्बत बयां नहीं करता था। आज मेरी कलाई जलाकर उसने जाहिर कर दिया कि उसको अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहा। तभी माँ की बातें याद आने लगी। ये ज़माना खराब है। हाँ, वाकई लड़की लाख अच्छी हो, मगर टकराव तो ज़माने से होता है, और ज़माने में कितनी खराबियां छुपी होती है, ये लड़कियां नहीं जानती, मगर माएँ जानती है। उन दिनों बाजी की शादी मामू की बेटे से हो रही थी। इस वजह से मेरा रोज़ बाजार का चक्कर लगता था। अक्सर मेरे साथ मेरी पड़ोसन खाला अलिशबा चली जाती थी। उस रोज़ खाला की तबीयत ठीक न थी, सोचा खुद ही चली जाती हूँ। बाजी के जोड़े दर्जी को देने थे। दर्जी की दुकान बाजार के शुरू में थी। मैंने बैग में कपड़े डाले, अम्मा को नाम बताया कि खाला अलिशबा आज मेरे साथ नहीं जा रही है, और चुपके से घर से निकल गई। यह फरवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी पड़ रही थी। आज सुबह से बादल बने हुए थे। अभी मैं आधे रास्ते में थी कि बारिश हो गई, और सेकंडों में तेज से तेजतर बारिश होती गई। मुझे कल से कुछ हरारत महसूस हो रही थी। सोचा बुखार ना हो जाए। सारे में दर्द भी महसूस हो रहा था। बारिश में भीगने से खपकंपी शुरू हो गई। सामने शरीफ की दुकान थी। उसने मुझको बुर्का समेत सराबोर देखा तो दुकान से बाहर निकल आया। जिधर से मैं गुजर रही थी वो गली नीचे थी,
पानी मेरी पिंडलियों से ऊपर आ रहा था। शरीफ दौड़कर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, आगे गली में गटर खुले हुए हैं, मालूम है। अगर पांव पड़ गया तो अंदर चली जाओगी। पकड़ो मेरा हाथ, में तुमको गली पार करा दूं। अब नखरे छोड़ो, मैं तुमको खा नहीं जाऊंगा। गरज के ऐसा कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बचाकर मुझको पानी से भरी गली से निकल लाया। उसकी दुकान तक आते आते सर्दी से मुझ पर लर्जा तारी हो गया। आ जाओ, उसने कहा कि मैं हीटर चलाता हूं, जरा सा गर्मी ले लो, फिर घर चली जाना। मुझसे भी एक कदम चला नहीं जा रहा था। मैं उसकी दुकान के अंदर चली गई। उसने मुलाजिम को काउंटर पर बैठा दिया और मुझे दुकान के अंदर बने स्टोर में ले आया। कहा कि बुर्का उतार दो और ये साल पहन लो, मैं हीटर लगा देता हूं। इतने में उसका दोस्त आ गया। वो बोला, यार चाय पीला, 2 गर्मागर्म, सर्दी बहुत है। एक सौदा लेने घर से निकला था, बारिश तेज हो गई, तमाम भीग गया हूं। अगर छतरी या बरसाती है तो वो मुझे दे दो ताकि घर तक जा सकूं। तुम बैठो, मैं अभी छतरी लाता हूं और चाय भी गर्मा गर्म घर से बनवाकर थर्मस में ले आता हूं। ये कहकर शरीफ बाहर चला गया। शरीफ का घर नज़दीक ही था। दोस्त को उसने दुकान में बैठा दिया। मैं तो स्टोर में बैठी थी। सामने हीटर चल रहा था। शरीफ के दुकान से निकलते ही उसके दोस्त ने उठकर स्टोर में झांका। मुझको बैठा देखा तो बेधड़क अंदर आ गया। मैं घबरा गई। कहने लगा, घबराओ नहीं, तुम भी सर्दी उतारने दुकान में आ बैठी हो ना? मैं भी सर्दी की वजह से इधर आ गया था। अभी चाय आ जाती है, पीते ही ठंड उतर जाएगी। यह कहकर वो हीटर के सामने पड़े स्टूल पर चढ़ बैठा और हाथ पांव तापने लगा। मुझको उसका ये बेतकल्लुफाना अंदाज बहुत बुरा लगा। मजबूरन खामोश बैठी रहीं। सोचा, 2-4 मिनट इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे कहने से तो यह दफा होगा नहीं और नौकरों के कान खड़े हो जाएंगे। उस शख्स के स्टोर में दाखिल होते ही मैंने साल से मुंह को ढक लिया था। आप पर्दानशीन है बेशक, पूरा चेहरा ढांप लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। स्टोर खासा बड़ा था। वहां कुर्सियां और पलंग पड़ा था। गोया ये शरीफ के आराम करने का कमरा था। मैं हीटर के सामने से उठ गई और पलंग पर जा बैठी ताकि उस शख्स से दूर रहूं। बाहर बारिश के गिरने की आवाज आ रही थी। लगता था कि और तेज बरसने लगी है। अचानक बिजली चली गई और स्टोर में अंधेरा हो गया। हीटर भी बंद हो गया। तभी वो शख्स उठ खड़ा हुआ। कहने लगा कि मैं बाहर जा रहा हूं, अभी लाइट भिजवाता हूं। मैंने शुक्र किया कि खुद ही दफा हो रहा है। वो दरवाजे तक गया ही था कि अंदर से छुटखनी चढ़ाने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, वो मेरे करीब आ चुका था। तभी उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और ऐसी मुसीबत गुजर गई कि जो उम्र भर का रोग हो गई। इससे पहले कि मेरे हवास दुरुस्त होते, वो दरवाज़ा खोलकर जा भी चुका था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद शरीफ चाय के थर्मस लेकर आ गया। नौकर ने उसको बता दिया कि आपके दोस्त अभी अभी चले गए हैं। जब वो थर्मस लेकर अंदर आया तो मैं रोते हुए कपकपा रही थी। उसने बैटरी लाइट दुकान से लाकर स्टोर में रखी और कहा कि अभी तक कांप रही हो, चाय पी लो, मैं तुमको घर पहुंचाता हूं। बड़े भाई की गाड़ी ले आया हूं। बिजली जाने से हीटर तो बंद हो गया है, भला सर्दी कैसे उतरती। मैंने चाय ना पी, बड़ी मुश्किल से, बस इस कदर कह पाई, मुझे तेज बुखार चढ़ गया है तो मुझे घर पहुंचा दो। तुमने इतनी देर लगा दी, अकेला मुझे छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? दोस्त ने चाय का कहा तो सोचा कि तुम्हारे लिए घर से भैया की गाड़ी भी ले आता हूं। उसको मैंने उसके दोस्त के बारे में ना बताया और यह भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। शरीफ ने बहुत इसरार किया, 1 कप चाय पी लो, मगर मुझसे चाहे क्या पी जाती, मेरा तो सांस लेना दुश्वार हो रहा था। शरीफ ने मुझे घर के सामने उतारा। वहां भी काफी पानी था। जब मैं घर के अंदर चली गई तब उसने गाड़ी स्टार्ट की। अम्मा ने मुझे देखते ही कहा कि मैं जानती थी कि तुम भीग गई होगी, आज बादल बने हुए थे, ना ही जाती तो अच्छा था। अलिशबा बेचारी भी तेरे साथ खवार हुई होगी। मैंने माँ की बात का जवाब नहीं दिया। कमरे में जाकर गीले लिबास को तब्दील किया और लहाफ में घुस गई। मैं लहाफ में घुसते ही बेहोश हो गई, जैसे किसी डरावने ख्वाब से डर गई। होश आया तो भी डरावने ख्वाब का असर कायम था। पलकें भीगी हुई थीं। जाने कब तक ये पलकें तकिया को भिगोती रही। एक बारिश आसमान से गिर रही थी और एक बरसात मेरी आंखों से हो रही थी। ना जाने कब नींद ने मुझ पर तरस खाया और मुझे अपनी आगोश में लिया। उसके बाद मेरी जिंदगी का लम्हा हर शय बदलती गई। जिसने मुझे लूटा, मैं तो उसका चेहरा भी ना देख पाई थी। जाने
ये किस जुर्म की सज़ा थी जो मुझे मिली। इतनी बुज़दिल हो गई कि शरीफ तक से ना कह सकी कि तुम क्यों मुझे अपनी दुकान में ले गए थे। इससे तो अच्छा था कि मैं दुकान के बाहर गिर पड़ती और सर्दी से मर जाती। उस रोज़ के बाद मैंने शरीफ की मनहूस दुकान में जाना छोड़ दिया। उस दुकान के सामने से गुजरने से मुझे दहशत होती थी। कभी मेरा मंगेतर आ जाता तो मैं कमरे में छुप जाती। मुझमें उसका सामना करने की हिम्मत ना रही थी। वो बचपन से मेरा मंगेतर था, मुझसे मोहब्बत करता था वो, और मैं कई बार घर में अकेले भी रहते थे, लेकिन कभी उसने मैली आंख से ना देखा। वो मुझको अपनी इज्जत समझता था। वो हैरान था कि उसको क्या हो गया है। वो दिन भी आ गया जब मैंने अपने अंदर घबराहट को महसूस किया। मुद्दस्सर ने मुझे देखा तो ताड़ गया कि कोई गैर मामूली बात हो चुकी है। अम्मी से कहा कि चलिए मेरे साथ हम सलमा को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, मुझे यह बीमार लगती है। माँ उसकी बातों में आ गई और दोनों इसरार करके मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुंह को देखने के बाद माँ से कहा कि देर मत करो और इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, यही आप लोगों के हक में बेहतर है। घर आकर मुद्दस्सर ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुमको किसने बर्बाद किया है। मैंने जबान ना खोली तो उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। माँ को बड़ा सदमा हुआ, वजह पूछती रही मगर उसने वजह भी ना बताई। मामू के एक दोस्त की मार्फत से मेरा एक और रिश्ता आ गया। मामू मुदस्सर के इनकार की वजह से गमज़दा थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह दूसरा रिश्ता आया है। आदमी शरीफ और खुशहाल है, मगर उम्र में तुमसे 14-15 साल बड़ा है। तुमको एतराज़ ना हो तो हम उसको हाँ कह दे। मैंने जवाब दिया, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मामू और अम्मी ने झटपट मुझको उस शख्स से ब्याह दिया कि क्या खबर और रिश्ता कब मिले। शादी की रात मैं डरी सहमी बैठी थी कि अब मेरा क्या बनेगा। मेरे दूल्हा ने घूंघट उठाते ही कह दिया, मैं शादी के काबिल ना था, मगर माँ ने मजबूर कर दिया। तुम मेरा ये राज किसी पर जाहिर ना करना। मैंने वादा कर लिया कि मैं कभी आपका राज फाश ना करूंगी। मैंने उस पर रहम किया तो उसने मुझ पर रहम किया और मेरा राज किसी पर फाश ना किया, क्योंकि मैंने अपने ऊपर गुजरी क़यामत का वाकया उसको बता दिया था। उसने कहा कि मैं तुमको उम्र भर औलाद ना दे सकता था, मगर खुदा के कामों में किसी का दखल नहीं। औरत फिर औरत होती है, वो माँ बनती है तो सब कुछ भूल जाती है। मैं भी शेर को पाकर अपनी भूल को भूल गई, लेकिन यह मेरी भूल ना थी। मैं मुजरिम थी और ना गुनहगार जो मुजरिम था। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर खुदा की पकड़ में आया होगा। मेरे लिए तो खुदा ने मेरे शौहर को फरिश्ता बनाकर मुझसे मिला दिया, जिसने मुझे और शेर को कबूल कर लिया, क्योंकि उसने मुझसे पहले रोज़ इल्तजा की थी। मेरा भरम रखना, और मैंने उसका भ्रम रखा, क्योंकि मुझको भी तो उससे यही कहना था कि तुम भी मेरा भरम रखना। सो हम दोनों ने एक दूसरे का भरम रखा। मेरी सास हमारी शादी के 5 माह बाद वफात पा गई। वो दिल की मरीज थी। मेरे शौहर ने 16 साल तक शेर का खर्चा उठाया, फिर वो वफात पा गए। अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, मगर मैं शेर के सहारे जिंदा हूं। उसके लिए जीती हूं, सोचती हूं कि मेरे रब के फैसले न्यारे हैं। जब वो किसी को बचाना चाहता है तो कैसे कैसे सबब बना देता है। खुदा ने मेरी इज्जत रखी, मेरे शौहर की भी इज्जत रखी, और हम दोनों को एक दूसरे की चादर बना दिया कि हमको रुस्वा ना किया। वो कितनी बड़ी अजीम उलशान हस्ती है कि बड़े बड़े ऐब ढक लेती है, और हम इंसान कितने छोटे हैं जो तिनके को बिछे तीतर बना देते हैं। आज शेर जिंदा है, खुदा की शान है, खुदा की जिंदगी जी रहा है। खुदा ने उसको भी इस दुनिया में आने देना था, जिंदा रखना था, तो वो ही मेरी और वलीद की शादी हमारे मुकद्दर में लिख दी। वरना यानी क्या हालात होते कि मैं भी जिंदा रहती या नहीं। न जाने हम लड़कियों की तरबियत पर तो जोर देते हैं, पर लड़के क्यों इससे महरूम रह जाते हैं। मेरी गलती ये जरूरत थी कि मुझे सीधा घर जाना चाहिए था। न शरीफ की दुकान पर जाती, न ये सब होता, लेकिन अगर उसकी तरबियत अच्छी होती तो वो भी भेड़िया ना बनता और ना मुझे जिंदगी भर का यह रोग लगाता। बेशक दोस्तों, जमाना खराब है, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन खराब किया किसने? इसके जिम्मेदार भी तो हम खुद हैं। लड़कियों की तरबियत के साथ साथ लड़कों की अच्छी तरबियत भी जरूरी है। ये तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।